आज़ादी का अमृत महोत्सव इस 15 अगस्त हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। लगभग 2 हफ्ते तक चलने वाला यह प्रोग्राम हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का हर्षोल्लास था। आखिर वो आज़ादी जो हमें आज से 75 वर्ष पूर्व में मिली थी, वो कैसे मिली थी? क्या महज 1 साल में मिल गई थी, या महज 1 दिन में, या महज कोई 10-20 साल में? नहीं, वो कहानी बहुत लंबी है कि हमें आज़ादी मिलने तक 200 साल का इंतज़ार करना पड़ा। अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे हमारे देश को आज़ाद करने में हमारे हजारों लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान छुपा। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। क्या महज इतनी जल्द, इतनी आसान थी आज़ादी? नहीं। वो चाहे 1857 की क्रांति का आगाज़ हो, या 1904 का स्वराज आंदोलन हो, या 1920 का खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1930 आते आते नमक सत्याग्रह और तमाम छोटे छोटे उन आंदोलनों का बहुत बड़ा सहयोग था हमारी आज़ादी में। आखिर 1940 आते आते भारत अंग्रेज़ों की खिलाफत करने पर मुखर हो गया था। क्रांतिकारियों का बलिदान, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम पढ़े लिखे उन युवाओं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सब कुछ त्याग केवल भारत की आज़ादी पे काम किया, वो नेहरू हों या गांधी या पटेल, इन लोगों ने महज 1 दिन काम नहीं किया कि आज़ादी मिल गई हो। उनका बरसों बरसों का काम, बरसों बरसों का आंदोलन और खुद के ऊपर सहते हुए प्रताड़नाएं उनके आज़ादी के आखिरी मुकाम तक पहुंचाने में योगदान देती रही। आखिर 1942 आते आते भारत के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों की खिलाफत करने के लिए मुखर अभियान शुरू कर दिए। 8 अगस्त 1942 की शाम मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में लाखों लोग जुटने लगे थे। आज़ादी के विचार से प्रेरित लोगों से ये मैदान पूरी तरह भर चुका था। उनके सामने एक 73 साल का वृद्ध खड़ा था। लोग कान लगाए उत्सुकता से उस व्यक्ति का भाषण सुन रहे थे। उस बुजुर्ग ने चेतावनी देने के भाव के साथ अपने हाथ उठाए और कहा, करो या मरो। करेंगे या मरेंगे के प्रण के साथ 2 शब्द कहे। इसी से भारत में उस अंग्रेजी हुकूमत के अंतिम अध्याय की शुरुआत हुई। आखिर अंग्रेज़ों की खिलाफत इतनी मुखर होने लगी और एक नारा देने के तेजी से के साथ उद्घोष हुआ, और वो नारा था, भारत छोड़ो। इस नारे की घोषणा करते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सबको अभिवादन करते हुए कहा कि अब हमें या तो करना है या मरना। उस व्यक्ति का कुछ और नाम नहीं, वो महान इंसान मोहनदास करमचंद गांधी थे। गांधी ने देश में एक नई चेतना को आवाज़ दी थी। भारत छोड़ो का नाम सुनकर वहाँ एकत्र भीड़ बिजली सी कौंध गई कि आखिर जो अहिंसावादी इंसान करो या मरो की नारे के साथ भारत छोड़ो का नारा दे रहा है, वो आखिर अब अपने अंतिम पड़ाव पर आज़ादी को दिलाने के लिए अंतिम पड़ाव पूरी तरह से तैयार कर दिया है उस इंसान। मुंबई के आसमान में अंग्रेज विरोधी नारे गूंज रहे थे और डूबता हुआ सूरज आज़ादी का सपना दिखा रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन को आज़ादी से पहले भारत का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। देश भर में लाखों भारतीय इस आंदोलन में कूद पड़े थे। देश भर में जेलें कैदियों से भर रही थी। ये एक ऐसा भूमिगत आंदोलन था जिसे अंग्रेज़ों को
चौंका दिया था। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींवें हिला दी थी। आंदोलन में सबसे पहले बात करेंगे हम कि भारत छोड़ो इसका नाम क्यों पड़ा और इसकी ज़रूरत हमें क्यों हुई। आखिर हमारे उन सिपाहियों को भारत छोड़ो को नारा क्यों देना पड़ा। 14 जुलाई 1942 वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी। यहीं ये निर्णय हुआ था कि अंग्रेज़ों को भारत से तुरंत भारतवासियों के हाथ में सौंप देना चाहिए और इन्हें बाहर निकाल फेंकना चाहिए। 1 महीने के भीतर ही यानी 7 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई। 8 अगस्त को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। गोलियां टैंक मैदान में हुई इस ऐतिहासिक बैठक में इस प्रस्ताव की घोषणा की गई। ये बैठक शाम 6 बजे हुई थी और रात 10 बजे समाप्त हुई थी। इस बैठक में 4 भाषण दिए गए थे। पहला भाषण था वो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था। उसके बाद पंडित नेहरू ने कांग्रेस की कार्य समिति में प्रस्ताव को पढ़ा और बाद में सरदार पटेल ने भाषण दिया और नेहरू के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चौथे वक्ता के रूप में महात्मा गांधी ने इस बैठक में कुल 3 भाषण दिए थे। इनमें से एक भाषण अंग्रेजी में था जिसमें उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया का ऐतिहासिक नारा दिया। क्विट इंडिया नारे का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसे हिंदी में भारत छोड़ो कहा गया, मराठी में चले जाओ कहा गया। इसके नामकरण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। अंग्रेज़ों को दी जाने वाली अंतिम चेतावनी जोश भरी हुई होनी चाहिए थी। इसीलिए ही महात्मा गांधी कई लोगों की सलाह ली ताकि ऐसा नारा दिया जा सके जिसमें प्रतिबद्धता हो, जिसमें एक कड़कपन हो। इसके बाद कई लोगों ने गांधी जी को अपने सुझाव दिए। इनमें से एक सुझाव था गेट आउट, लेकिन इसमें एक तरह की बदतमीजी भी थी। इसलिए गांधी ने इस विचार को खारिज कर दिया। आखिर गांधी अहिंसावादी हैं, किसी के प्रति मृदु स्वभाव से काम चलाते हैं। वो कभी कड़कपन से काम नहीं चलाते, न किसी के साथ बदतमीजी करते हैं। सरदार पटेल ने भी सुझाव दिए। उन्होंने रिट्रीट इंडिया या विड्रॉ इंडिया नाम के 2 सुझाव के नारे दिए। इन्हें भी बहुत पसंद ज़्यादा नहीं किया गया। और एक अंतिम था जो कि सुझाव यूसुफ मेहर अली, उस समय मुंबई के मेयर थे। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया का सुझाव दिया। उसके साथ मूवमेंट जुड़ गया। वो महात्मा गांधी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे पहले जब साइमन आयोग के खिलाफ आंदोलन हुआ था तब भी यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था। इस दौर में यूसुफ मेहर अली कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। कांग्रेस की समाजवादी विचारधाराओं के नेताओं में से वो प्रमुख थे। वो मुंबई शहर के मेयर भी थे जहां इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो नारे ने समूचे भारत के लोगों को प्रभावित किया और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अंतिम लड़ाई में कूद पड़े। गांधी आज़ादी की इस अंतिम लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय भी अभूतपूर्व संख्या में इस आंदोलन के साथ जुड़ते चले जा रहे थे। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रितानी सरकार, अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन के नेताओं, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण देने वाले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ये 4 कौन थे? पटेल, आज़ाद, नेहरू और गांधी। अगले ही दिन यानी 9 अगस्त की सुबह 4 नेताओं को इन्हें जेल भेज दिया गया। इन 4 नेताओं को जब जेल भेज दिया गया तो आंदोलन की अगुवाई करने वाले इन नेताओं के बाद
कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। लेकिन जनता तो थी ना। गांधी को पुणे के आगा खान महल में रख दिया गया, जबकि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले दूसरे नेताओं को देश भर के अलग अलग जेलों में भेजा गया। सबको एक जगह नहीं किया गया। आज़ादी की लड़ाई में कुछ जेल चले गए, कुछ संघर्ष को जारी रखने के लिए जो दूसरी लाइन के संघर्षकारी नेता थे वो भूमिगत हो गए और भूमिगत होकर संघर्ष को जारी रखा। आज़ादी की लड़ाई के जेल में जाने वाले और भूमिगत होने वाले इन सिपाहियों से जुड़ी कुछ घटनाएं दिल को झकझोर देने वाली, कुछ भावुक कर देती, कुछ बहुत दिलचस्प हैं और कुछ बहुत ही डरावनी। जब गांधी ने भारत छोड़ो नारे के साथ अंग्रेजों को चेतावनी दी, तब साने गुरुजी, जिनका दूसरा नाम पांडुरंग सदाशिव साने था, खानदेश के अम्बालनेर में थे। उन्हें पता चला कि देश के समाजवादी भूमिगत रहेंगे और आंदोलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान साने गुरुजी ने सतारा और खानदेश क्षेत्र की यात्राएं की, कार्यकर्ताओं के साथ चुपचाप बैठकें की, उन्हें आदेशित किया। मुंबई में साने गुरुजी भूमिगत हो चुके कार्यकर्ताओं के साथ रहते थे, उनके लिए खाना पकाते थे। जिन जगहों पर भूमिगत कार्यकर्ता रहते थे उन्हें कूट नाम दिए गए थे, जैसे संतबाड़ी, हदाल हाउस, मूसक महल। इन भूमिगत कार्यकर्ताओं से मिलने जाते समय साने गुरुजी अपना भेष बदल लेते थे। कई बार वो सेठ जी की तरह कपड़े पहनते, वो धोती कोट के साथ पगड़ी लगाते, स्कार्फ डालते। कई बार वो किसान का रूप धारण कर लेते। किसान एक चादर ओढ़े, पता नहीं चलता था कि ये कौन है। एक बार एक डॉक्टर के भेष में वो जयप्रकाश नारायण से मिले, उन्हें खाना पहुंचाया। साने गुरुजी का भूमिगत काम 18 अप्रैल 1943 को रुक गया। इस दिन पुलिस ने उन्हें मूसक महल से गिरफ्तार कर लिया। 1997 के साधना पत्रिका के अंक में रोहिणी गांवकर ने भारत की आज़ादी के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका के बारे में लिखा। उन्होंने खास तौर पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का जिक्र किया है। इसमें आंदोलन के दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं भी हैं। असम की 16 साल की लड़की कनकलता बरुआ की बहादुरी की गाथा अमर हो गई है। कनकलता 1942 के आंदोलन में कूद गई थी। उन्होंने एक थाने के बाहर झंडे को सलामी देने वाले के लिए युवाओं को इकट्ठा किया। पुलिस थाने के बाहर कनकलता ने भाषण भी दिया। झंडा फहराने के कुछ देर पहले पुलिस ने युवाओं पर गोली चला दी, जिसमें कनकलता की मौत हो गई। गांवकर लिखती हैं कि कनकलता का नाम आज़ादी के लिए जाने जाने वाली महिलाओं की पहली महिला के तौर पर दर्ज है। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। गांधीवादी विचारधारा की उषा मेहता, जो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाती थी, आज बहुत से लोग उन्हें जानते हैं। 1942 में उषा मेहता कॉलेज में थी। वो मुंबई में एक स्टेशन चलाती थी। इस रेडियो पर वो दूसरे विश्व युद्ध के समाचार और देश भर में चल रहे आंदोलन के बारे में जानकारी देती थी। रेडियो स्टेशन के हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता था। पुलिस किसी भी तरह इस स्टेशन को पकड़ना चाहती थी। एक देशद्रोही, जिसे उषा मेहता के रेडियो स्टेशन के बारे में पता था, उसने उन्हें धोखा दे दिया। नतीजा हुआ कि रेडियो पर समाचार देने के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। गांवकर ने इन घटनाओं का जिक्र किया है। उनमें सबसे हैरान करने वाली घटना काशीबाई हनवार की थी, जो स्वतंत्र वैकल्पिक सरकार का हिस्सा थी। नाना पाटिल ने जिस वैकल्पिक स्वतंत्र सरकार का गठन किया था, उसकी महिला कार्यकर्ताओं को सतारा जिले में अंग्रेजों के गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पुलिस ने काशीबाई हनवार नाम की महिला के निजी अंगों में मिर्ची डालकर सजा दी
उन्होंने इस टॉर्चर, अपमान और क्रूरता का सामना किया। अंत तक उन्होंने किसी कार्यकर्ता का नाम या पता पुलिस को नहीं दिया था। आज़ादी के इस आंदोलन में न सिर्फ महिलाएं, न बुजुर्ग, न केवल युवा, भारत का हर वह वर्ग शामिल था जिसकी भारत को जरूरत थी। भारत छोड़ो आंदोलन महज कोई किसी एक समुदाय या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। ये पूरे भारत को झकझोर देने वाला आंदोलन था, जिसने पूरे भारत को एकजुट करके अंग्रेजों की खिलाफत करने पर एकदम उत्साहित कर दिया था। गांधी जी के इस आंदोलन ने, इसे महज गांधी का आंदोलन कहें या कांग्रेस का या पूरे भारत का, लेकिन गांधी ही वो थे जो इसकी अगुवाई कर रहे थे। गांधी के इस आंदोलन की वजह से अंग्रेजों को अपने शासन की हिलती हुई नींवें दिखने लगी थी। उन्होंने समझौतों दर समझौतों पर बात करना शुरू किया। यह आंदोलन हमारी आज़ादी के अंतिम पड़ाव का आंदोलन था। हमें आज़ादी मिलने तक इस आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका थी। महज ये आंदोलन अकेला आंदोलन नहीं था जिसने हमें आज़ादी दिलाई। इसके पूर्ववर्ती आंदोलन भी थे, जिसे न केवल गांधी, न केवल पटेल, न केवल तिलक, न केवल नेहरू या नेताजी या भगत सिंह ने पाला, बल्कि छोटे छोटे आंदोलन, सब आंदोलनों का मिला जुला असर था। वो यहाँ आके एकत्र हो गया। जब हम कोई काम करते हैं तो पहले छोटे छोटे काम करते चले जाते हैं, फिर अंत में उन सब कार्यों का जो फल मिलता है वही भारत छोड़ो आंदोलन का अंतिम पड़ाव था, जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। और आज हम आज़ाद भारत का 75वां पड़ाव देख रहे हैं। इस भारत की आज़ादी को याद रखना हमारी पीढ़ी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह महज हम तक सीमित नहीं होना चाहिए। 25 साल बाद हम जब एक शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि इस सोशल और टेक्नोलॉजी की दुनिया से इतर एक दुनिया थी जहां हमें आज़ादी दिलाने के लिए कितनी यातनाएं, कितनी शहादतें दी गई थी। तब महज हम आज विश्व को दिखा पा रहे हैं कि भारत कितना आगे जा सकता है। इसकी कथा, इसकी कहानी लिखने वाले और हमें अपने पैरों पर खड़े करने वाले उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं को हमारा एक सलाम, और उम्मीद है कि हमारी हर पीढ़ी उन्हें सलाम करेगी और आज़ाद भारत को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद।